राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से पाकिस्तान बनने के साथ ही गंगौली के बहुत से मुस्लिम युवक पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे गंगौली में रह रही नौजवान लड़कियों के लिए अच्छे लड़कों का अकाल पड़ जाता है। ऐसे में खुद को खरा सैयद मानने वाले लोग भी अपनी बेटियों की शादी ऐसे खानदानों में करने को तैयार हो जाते हैं जिन्हें वे दागी खानदान माना करते थे या अपने से कमतर माना करते थे। साथ ही हमने जिक्र किया सईदा और सल्लो की मनस्थिति का, जिनके बीच में तनु कॉमन फैक्टर था, और साथ ही जाना कि किस तरीके से कांग्रेस राज में जमींदारियां जब खत्म होती हैं तो जमींदारों की हालत यहां तक पहुंच जाती है कि वे चमारों के कर्जदार हो जाते हैं। एपिसोड हमने खत्म किया था अब्बू मियां की बैठक पर, जहां पर परशुरामवा जो है अब्बू मियां से फरियाद करता है कि अहीरों और चमारों के बीच में जमीन को लेकर जो विवाद गंगौली में चल रहा है उसे वे सुलटा दें। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। हमेशा की तरह 2-4 लाइनें पीछे से पढ़ूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अब्बू मियां का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि परशुराम चमारों को छोड़कर अहीरों का साथ क्यों दे रहा है। वे उन अहीरों को बहुत दिनों से जानते थे, बड़े जरामय थे सबके सब। तुम लोग हमारे पास काहे को आई हो, उन्होंने कहा। अब हम क्या कर सकते हैं? मैं ये चाहता हूं कि मीर साहब कि मेरे इलाके में छोटे मोटे झगड़े ना हो, परशुराम ने कहा। आप इस इलाके के जिम्मेदार लोगों में से हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, कोई फैसला कर दीजिए। मियां जो ने फैसला कर दे हमें कबूल हुई है, अहीरों के बुजुर्ग ने कहा। सुन रही हो तू? अब्बू मियां ने परशुराम से मुखातिब किया। हम फैसला कर दें? अरे फिर हम हैं कौन फैसला करे वाले? मतलब वे सरकास्म भी कर रहे हैं कि अब तो जमींदारी रही नहीं, अब मैं कौन होता हूं यहां का फैसला करने वाला। मैंने इन लोगों को इस बात पर तैयार कर लिया है कि स्कूल के पास वाले खेत ये छोड़ देंगे, परशुराम ने कहा। ना ई ना हुई, चमार ने कहा। ना हुई तो खून खराबा हो जाए, अहीर ने लाठी ठोकी। मैं सोचूंगा, अब्बू मियां ने कहा। फिर वे खड़े हो गए। तू चाहो तो बैठो, हम तनी दरवाजे पर की मजलिस कर रहे हैं। नहीं, मैं भी चलता हूं। परशुराम भी खड़ा हो गया। अब्बू मियां फिर अंदर चले गए। परशुराम चमारों और अहीरों को रुखसत करके हम्माद मियां के घर की तरफ चला गया। हम्माद मियां उसका इंतजार ही कर रहे थे। उसे देखते ही वे मुस्कुराए। फिर उन्होंने झांक कर दरवाजे में देखा। इमाम बाड़ा खाली था, अभी लोगों ने आना शुरू नहीं किया था। वे फिर बैठ गए। क्या हुआ? एक ना एक गोल तो फिर हो जाएगा। मैंने इंसाफ उन्हीं पर छोड़ दिया है। मतलब ये सारा फैसला जो है अब लाठी के जोर पर ही होने वाला है। ठीक है। और मीर साहब वे? हाँ हाँ, हम्माद मियां ने कहा। तुमसे तो कह दिया कि दरवाजा तुम्हारा है। मुहर्रम के बाद बगली कमरों में दफ्तर जमा लो, कुर्सी मेज सभी मौजूद हैं। तो ये बात हमने पिछली बार पढ़ी थी कि परशुराम को एमएलए बनने के लिए जब खड़ा होता है तो 2 लोग सपोर्ट करते हैं, एक हम्माद मियां और दूसरे फुन्नन मियां। तो अब हम्माद मियां अपने बगल वाले कमरे जो हैं उसके दफ्तर खोलने के लिए दे रहे हैं। जी हाँ, वहां बड़ी तकलीफ होती है। सोचता हूं कि कोई मौके की जमीन मिल जाए तो एक मकान बनवा लूं। जीप तो ले ही ली है मैंने, आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। पुलिस वाले अब्बास के पीछे पड़ गए हैं। अरे मीर साहब, कैसी बातें करते हैं आप? पुलिस वाले बहनचोदों की मजाल कि अब्बास मियां की तरफ देख लें। क्षमा प्रार्थी हूं गाली के लिए। मैंने कलेक्टर साहब से कह दिया है कि अब्बास मेरे खास आदमी हैं और उन्हें बिल्कुल परेशान न किया जाए। हाँ भाई, हमें सिर्फ अब्बास की तरफ से परेशानी रहती है। नहीं साहब, आप इत्मीनान रखिए। और इधर उस बहनचोद रमजनिया जुलाहे ने चौक के सामने पखाना बनवा लिया है। अब बताओ। क्षमा प्रार्थी हूं। उसके लिए तो मैंने थानेदार से कल ही कह दिया था। उसी वक्त हम्माद मियां की निगाह गया अहीर पर पड़ गई जो दरवाजे से अंदर आ रहा था। सलाम, उसने हम्माद मियां और परशुराम को सलाम किया। का भइल रे? हम्माद मियां ने पूछा। रमजानी का पखाना तक गिर गई और दुखी राम का पाखा भी छांट दिहिल गई। दरोगा जी खुद आवत बाड़िन बताए के। परशुराम ने एक और सिगरेट सुलगाई। उसकी टांगे और फैल गईं, उसकी आंखें मुस्कुराने लगी। ता हम सब शहर जात बाड़ी, गया ने कहा। हाँ, मगर कल तक जरूर आ जाना, हम्माद मियां ने कहा। भाई, रफीक सौदागर की दुकान से मक्खन का 1 डिब्बा और लिप्टन ग्रीन लेवल चाय का 1 डिब्बा लेते आना। तो लिप्टन टी कितनी पुरानी है ये भी जान लीजिए। परशुराम ने जेब में हाथ डालकर सुर्ख चमड़े का एक बटुआ निकाला। उसमें तरह तरह के नोट थे।
लेता आएगा, हम्माद मियाँ ने कहा पैसे देने की क्या जरूरत है। नहीं मीर साहब। अच्छा रहने भी दो, उन्होंने बुजुर्गों के लहजे में घुड़का। फिर गया से बोले, बीबी से 10 रुपए और ले लो। फिर उन्होंने परशुराम से कहा, मेरे रुपए तुम्हारे रुपए में कोई फर्क है क्या? जी नहीं, ये बात नहीं है, मगर तुम क्या खड़े खड़े सुन रहे हो, जाओ, हम्माद मियाँ ने गया से कहा। गया ने गमछे से पैर झाड़कर अपना चमरौधा पहन लिया। फिर अपनी लाठी उठाकर उसने जनाने दरवाजे से हबीबा की बेटी नौशाबा को आवाज दी। नौशाबा उस वक्त बहुत मशगूल थी, नौहे की नई धुन निकाल रही थी। उसे गया का पुकारना बहुत बुरा लगा, मगर चारा ही क्या था। क्या है, उसने पलंग से ही सवाल घुमा कर मार दिया। बीबी से 10 रुपये मांग के दे दे, हम में शहर जात बाणी। शहर का नाम सुनकर नौशाबा पिघल गई। उसकी गुड़िया के पास कोई मातमी लिबास नहीं था। उसने ठुनक ठुनक कुबरा से 2 रुपए और ले लिए। बाहर रुपए लेकर दरवाजे तक आई और गया से बोली, 2 रुपए का काला शिफन लेते आना, एक ठो कागज पे लिख दियो, हमें ना याद रही ई अंग्रेजी नाम। नौशाबा ने कागज पर कपड़े का नाम लिखकर गया को दे दिया और राजदाराना लहजे में बोली, जरूर लाना, मेरी गुड़िया के पास काला कपड़ा नहीं है। गया को भेजकर वे फिर पलंग पर लेटकर धुन बनाने लगी। जालिम ने सिना मारी दिल पर, अकबर की जवानी खत्म हुई। ए बेटा नौशाबा, कुबरा ने बगल वाले पलंग पर बैठकर पानदान खोलते हुए कहा, तनी गरीब भून दियो, अभी तोरे नाना का हुक्म आता ही हुई है। हम नौहा पढ़ रहे हैं, नौशाबा ठन की अम्मा से कहिए। तू किस मर्ज की दवा है? हबीबा ने कमरे से एक हाँक लगाई, जहां वे चुपचाप एक वजा की अंगिया पहनने की कोशिश कर रही थी और उसने सईदा से कहकर मंगाई थी। वह इस अंगिया को बंद कमरे में पहनने के बाद उतार दिया करती थी कि कहीं अम्मा ना देख लें। लेकिन उसका ख्याल था कि ये नई अंगिया हाथ की सिली हुई छोटी छोटी कटोरियों से कहीं ज्यादा अच्छी है और आरामदायक है। गिरा विरा लगाने का चक्कर भी नहीं है। ई तुम कमरे में घुसी क्या कर रही हो? कुबरा ने पूछा। हम बताएं, नौशाबा बोली। हबीबा का कलेजा धक से हो गया। अंगिया को बिस्तर में घुसेड़ कर वे लपकी हुई बाहर आई। बाहर आते ही उसने नौशाबा को 2-3 थप्पड़ मारे। वह रोने लगी। तब उसने इत्मीनान की सांस ली और नौशाबा को कोसने लगी। कामचोर, माटी मिली, चल गरीब भून बेईमान। हाय हाय, कुबरा ने बीच बचाव किया। मैं कहती हूँ का तू पगला गई है? ई मारे के कौने बात रही? बहुत बदतमीज हो गई है अम्मा। आप ना जनती एक को अपने अब्बा के नाकन चने चबाए रहती है। बच्चा है, रुज्जू तो ई ढड्डों से छोटा है ना, बाकी देखिए ओके, हबीबा ने कहा। रज्जू से उसका मुकाबला नौशाबा को हमेशा सख्त बुरा लगता था। एक तो यह कि वह बहुत छोटा था, दूसरे यह कि वह एक नेक वे कुछ नहीं था, बड़ा फितना था। अब इसके आगे का जिक्र थोड़ा अटपटा है, क्षमा प्रार्थी हूं। फितना था तो 5 ही बरस का, मगर यह तो नौशाबा का दिल ही जानता था कि वह कितना नेक है। एक मर्तबा तो जब उसके चचा की लड़की मेहरून नहा रही थी तो उस बेईमान ने गुस्सा खाने से झांका और फिर भागा भागा आया और बोला, ए बाजी, मेहरबानो बाजी के सीने पर अम्मा की तरह 2 बड़ा बड़ा फोड़ा निकल आया है। नौशाबा चूंकि बड़ी बहन थी इसीलिए उसने उसे समझाना चाहा। हट पागल, बोली, वो फोड़ा थोड़े ही है, दूध है। दूध नहीं, ठेंगा है, रज्जू ने कहा। तोरा दूध कहाँ है? हम मार देंगे रज्जू। वह रज्जू को मारने के लिए दौड़ी तो वह भाग गया। बात रफा दफा हो गई। एक दिन बड़ी खड़ी दोपहरी में वह आया और नौशाबा से बोला, ए बाजी, अब्बा अम्मा को मार रहे हैं। हट, नहीं, अल्लाह कसम, चल के देख लो। किवाड़ बंद किए हैं और चढ़ के बैठे हैं अम्मा पर और कानी काका कह रहे हैं और अम्मा भी मार मिनमिना रही। नौशाबा घबरा कर उनके दरवाजे तक गई। उसने भी दरवाजे से झांका। अब्बा वाकई अम्मा की दुर्गत बनाए हुए थे। अम्मा की यह हालत देखकर उसे रोना आ गया। वे जोर जोर से रोने लगी। दद्दा आ गई। सारे घर में कयामत आ गई। उसकी बात पर खफा होने की बजाय दद्दा मुंह फेर कर मुस्कुरा दी। नौकरानियां एक तरफ चले गई। दद्दा ने लाहौल पड़ी। फिर सब चले गए। थोड़ी देर के बाद अम्मा कमरे से चोरों की तरह निकली और उसे झुटियां कर पीटने लगी। जाहिर है कि वे उस बेईमान और रज्जू से उसका मुकाबला किया जाता है तो वह आग बबूला हो जाती है और फिर बेइख्तियारी में
उससे कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर हो जाती है जिसके नतीजे में हबीबा उसे पीट कर फैला देती है। उसने हबीबा की तरफ घूर कर देखा। घुरबैते हम में? हबीबा बोली। अखियां फोड़ देंगे समझी। कुबरा हबीबा को टाल ले गई। नौशाबा चुपके से बाहर निकल गई। उसे दिन ब दिन अपनी मां से नफरत होती जा रही थी और रुजू के बारे में तो उसने बड़े बड़े प्रोग्राम बना रखे थे। वह बाकायदा जादू टोना सीखने का फैसला कर चुकी थी। बड़े दरवाजे पर मजलिस शुरू हो चुकी थी। नौशाबा ने देखा कि रज्जू शेरवानी को गले तक बंद किए टोपी मढ़े दादा के साथ फर्श पर बैठा है और आंखों पर रुमाल रख कर रोने की कोशिश कर रहा है। नौशाबा का खून खौल गया और उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वह अपने मियाँ से रज्जू साहब की ठोकाई जरूर करवाएगी। रज्जू को नौशाबा के इन प्रोग्रामों की कोई खबर नहीं थी। वह रुमाल के अंदर से मौलवी बेदार को देख देख कर हंस रहा था, जो मिबर पर बैठकर अपनी बेसुरी आवाज में न जाने क्या क्या कह रहे थे। ई बेदार नाना इतना चिल्लाते काहे को है नाना? उसने हम्माद मियाँ से पूछा। चुप, मजलिस में नहीं बोलते, हम्माद मियाँ ने कहा। वह चुप हो गया और फुस्सू मियाँ की तरफ देखने लगा, जिनकी तोंद उनके रोने की आवाज के साथ साथ थलथला रही थी। उसे फुस्सू मियाँ की तोंद बहुत पसंद थी, इसलिए वह शब्दों से बहुत जला करता था, जो जब जाती है उनकी तोंद पर लेट जाती है। उसने तोंद पर कब्जा करने की एक अजीब तरकीब सोच ली थी। उसने तय कर लिया था कि वह बड़ा होकर शब्दों से शादी करेगा, और ये शब्दों सलमा और तनु की बेटी का जिक्र हो रहा है। शब्दों से शादी कर लेगा और फिर मजे से फुस्सू भाई की तोंद पर लेटकर उस तोंद पर लहरें बनाता और बिगाड़ता रहेगा। या हुसैन! शब्बर मियाँ का लड़का अल्लन बयाज लेकर खड़ा हो गया। अंजुमने हुसैनिया के लोग सफ बांधकर मातम से ताल देने लगे। अल्लन ने फजल लखनवी का कोई नौहा शुरू किया। फुस्सू मियाँ सरक कर अब्बू मियाँ के पास आ गए, जहां शब्बर मियाँ और सिप्तू मियाँ मुंह पर रुमाल रखे किसी ऐसे शेर का इंतजार कर रहे थे जिस पर आवाज़ बुलंद रोने का मौका मिल सके। मगर नौहा बहुत फाजिल किस्म का था, बिल्कुल लखनऊ की गजल, लफ्जों का एक ढेर और बस। हर शेर दिलों से 2-2, 3-3 गज के फासले से निकल गया और मियाँ लोग मुंह खोले खड़े ही रह गए। इन तो कहका नौहा शुरू कर दिए रहे हो जी? अब्बू मियाँ ने सलाम पढ़ने के बाद ही अल्लन से सवाल किया। फजल लखनवी का, अल्लन ने जवाब दिया। अच्छा शायर है, मशरू भाई ने बड़ी नक्शीन लफ्जे में राय दी। अच्छा, उनका पुकारे का नाम होए ता होए, फुन्नन मियाँ ने कहा। बाकी शायर ऊ हरगिज ना है, मर्दे उहो कौनो नौहा भैया, जेके सुन के रुलाई ना आए। 8-9 को असल फसल का नौहा मत पढ़ा करो, फुस्सू मियाँ ने कहा। तो 8 और 9 का जो है नौहा जो होता है वो माना जाता है कि उस पर रोना जरूरी होता है। फिर उन पुराने नौहों की बात निकल आई जिनकी अल्फाज ही आंसुओं से नम रहा करते थे। बस इधर किसी ने नौहा शुरू किया नहीं कि मजलिस उलट पुलट हो गई। और एक अब के नौहे हैं कि आदमी जरा चौकन्ना ना रहे तो नौहे पर गजल का धोखा होता है। अब्बू मियाँ हम्माद मियाँ से यही बात करते करते उनके दरवाजे तक चले गए। कहा, भाई अब्बास का ब्याह ना करी हो? उन्होंने एकदम सवाल किया। तैयार तो हो गए हैं साहबजादे, हम्माद मियाँ ने कहा, मगर कोई लड़की नजर नहीं आ रही है। ल्यो, आज शरीफन के घर में कुंवारी लड़कियन की कौन कमी है भला? कोई लड़की है आपकी निगाह में? अरे कोई ना हो तो फुस्सू की लड़की से ब्याह दो, अब्बू मियाँ ने कहा। अब मिगदादवों को बांध लेवे की जरूरत है। कब तक छुट्टे सांड की तरह घूमी है हूं? मतलब दोनों बेटों की शादियों की बात कर रहे हैं। वह तो शादी के नाम पर फौजदारी करने को खड़ा हो जाता है, हम्माद मियाँ ने कहा। लेकिन फुस्सू की लड़कियों से कहे जमाने की बात कर रही हो तू? अब फुस्सू के पास का है कि हड्डी निहारे चली हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा और पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि फुस्सू मियाँ भी अपनी बेटियों की शादी जो है वो हम्माद मियाँ और जवाद मियाँ के बच्चों से करने की सोचते हैं। अब्बू मियाँ ने कहा, हड्डी उड्डी जमींदारी के चोंचला रही, समझियो कि ना? कहे तो कल्ले निकाह पड़वा दें। मगर छोटे भाई कोनो चूतियावा की अगर मगर करी हैं।
क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, मुझे तो इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं है। घर ही की लड़की है, देखी भाली हुई है, शक्ल सूरत भी माशाअल्लाह से अच्छी है। वैसे तो मैंने बहुत कई अच्छे रिश्ते छोड़ चुका हूँ। आप तो जानते हैं कि आजकल लड़कों का कैसा काल है। मैं अब्बास से बात करता हूँ और अंदर ही अंदर हो सकता है हम्माद मियाँ इस रिश्ते को भी छोड़ना ना चाहते हो, क्योंकि हम उपन्यास में पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम्माद मियाँ की पूरी कोशिश रहती है कि वे सैयदों से अपने बच्चों के रिश्ते करके किसी तरीके से उनमें शामिल हो जाएं, क्योंकि इनकी मां जुलाहिन थी। पिता बेशक सैयद थे, लेकिन ये जुलाहिन के बेटे ही माने जाते थे। मिकदाद से हऊ बात कर ली हो, अब्बू मियाँ ने कहा। ऊ पट्टी की मजलिस में ना चली होगा। चलूंगा क्यों नहीं। जब वे हकीम साहब के दरवाजे पर पहुंचे तो देखकर चौंक पड़े कि फुस्सू मियाँ अब्बास से हालत हजरा पर बहस कर रहे हैं। अब्बास उनसे लुत्फ ले रहे हैं। शब्बर मियाँ और डिप्टी अली हादी और कभी कभार मौलवी बेदार लुकमा दे देते हैं तो फुस्सू मियाँ और चमक कर बहस करने लगते हैं। परशुराम भी एक कुर्सी पर नींद दराज सिगरेट पी रहा है। अबू मियाँ को देखकर सब खड़े हो गए। तो अबू मियाँ उस समय गंगौली के सैयदों में अब जो है वो सबसे बुजुर्ग बार रह गए थे। ए परशुराम, हम ऊ बीच में ना पड़ सकते। अब्बू मियाँ ने कहा। हम काहे को कोई से बुरा बने। तो वही जमीन वाला मामला जो हमने शुरू में पढ़ा, वह तो ठीक है मीर साहब, लेकिन अगर अदालत ने आपको तलब किया तब आप क्या करेंगे। अदालत को हमसे का मतलब। अब्बू मियाँ ने कहा। का भाई हादी, अदालत पटवारी के कागज को मनी है कि हम में बुला के पूछी है कब का किस्सा है। अब बुलाए वो कहें तो हम साफ कह देंगे कि जमींदारी के खात्मे के बाद हम जमींदारी की सब बात भूल गए। तो ए छोटे भाई, आपका बंडवा हम भुना ले। फुन्नन मियाँ ने पूछा। अरे बॉन्ड के पास रखा है, अब्बू मियाँ ने कहा। सब खत्म उतम हो गए। तो हमने 2 एपिसोड पहले ये जाना था कि 40 के भाव जमींदारी बॉन्ड भी बेचे गए थे, जब जमींदारी खत्म करने का डुग्गी बजाकर ऐलान कर दिया गया था। चल अब भाई मजलिस कर लिया जाए, हकीम साहब ने कहा। लोग उठ ही रहे थे कि सम्मन लेकर सिपाही आ गया। हकीम साहब के नाम सम्मन था। सुखराम चमार ने उन पर अदम अदायगी या कर्ज का दावा कर दिया था। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि परशुराम के पिता जो हैं सुखराम चमार, उनसे हकीम साहब ने कर्ज लिया था। काहे का सम्मन है जी, अब्बू मियाँ ने पूछा। एक तो मुकदमे में गवाही देवे को है, उन्होंने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा। किसी ने यह नहीं देखा कि वे यकलख्त बिल्कुल बूढ़े हो गए। उनके सारे बदन पर जैसे झुर्रियां उगाई, आंखों के में अंधेरा लहराने लगा। वे इमाम बाड़े में जाकर मिंबर से टिक कर बैठ गए। उस रात उन्होंने पहली बार सद्दन को खत लिखा। तो हकीम साहब का बेटा सद्दन जो है वो पहले ही पाकिस्तान रवाना हो चुका था। अज गंगौली अजीज अज जान, नूर चश्म राहते जान, सद्दन सरल मह दुआहा, उम्मीद आंकी अजीजे बखैरो आफियत होंगे। तो बखौरे आफियत होंगे को लिखा है, रसूल के घर वालों को कहा जाता है। अहले बेत अलैहो मुसल्लमा के तुफैल, यहां भी खैरियत है। अजीज के अहलो अयाल आराम से हैं, इसीलिए अजीज को उनकी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं। खत बढ़ता ही चला गया, लेकिन वे यह ना लिख सके कि उन्हें पाकिस्तान, अंग्रेज सरकार और कम्मों ने मिलकर बिल्कुल मार डाला है। वह यह भी ना लिख सके कि अब उनमें उसके बाल बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की ताकत नहीं है। और जब वे ये ना लिख सके तो फिर ये कैसे लिखते कि सुखरमवा के कर्जदार हैं वे, और उसने उन पर दावा कर दिया है। चुनाचे खत खत्म ना हो सका। वे वहीं नमाज की चौकी पर लेट गए। उनकी आंख लग गई और वे सवेरे तक डरावने डरावने सपने देखते रहे। वे अपनी मरहुमा बीवी के जेवर पहले ही बेच चुके थे। बेवा बेटी के जेवर बेचने का सवाल पैदा नहीं होता था। बहू के सामने किस मुंह से दस्ते सवाल दराज करते, और फिर यह कि उन लोगों के पास सवाल के लिए उठ जाने वाले हाथ भी तो नहीं थे। लेकिन 9 मुहर्रम की सुबह उनके लिए ईद बन गई। दक्षिण दरवाजे की मजलिस से वे लौट ही रहे थे कि एक इक्के के घुंघरू बजे। उन्होंने मुड़कर देखा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया।
इक्के पर सद्दन था, उनका बेटा सद्दन। वे ठहर गए, उनकी आंखें नम हो गई। सद्दन इक्के पर से कूद पड़ा। आदाब अब्बा, जीते रहो। बात खत्म हो गई। दोनों चुपचाप उत्तर पट्टी की तरफ चल पड़े। इधर सारे गांव में खबर उड़ गई कि सद्दन लौट आया है। किसी ने इस खबर पर यकीन नहीं किया और किसी ने इस पर यकीन किया। अरे का पाकिस्तान वाले चूतियां हैं कि कोई के लौटा दी हैं। क्षमा प्रार्थी हूं। अब मालूम हो जाइए है कि ई पाकिस्तान आखिर कौन बला है। बाकी सदन तो बहुत दिन लगा दीहिन। अरे तो पाकिस्तान से आना कोनो खिलवाड़ थोड़े है। खंचिया भर रुपया लगा हुई है। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान का सूरत हाल क्या था। सद्दन ने क्या क्या बातें गांव वालों को बताई और गांव वालों की क्यूरियोसिटी किस हद तक शांत हुई पाकिस्तान को लेकर। इन सभी सवालों के जवाब जो हैं हम अगले एपिसोड में उस पर चर्चा करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं और इनके ऊपर विचार मंथन लगातार किए जाने की जरूरत है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं होती है, बात हालातों की होती है। इंसान जो है वो हालातों के हाथों मजबूर होता है, धर्म के हाथों नहीं। इस बात पर चिंतन मनन जारी रखिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।